नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की आवाज़। हेलो हल्द्वानी। मैं आरुषि, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो कैसे जो है पश्चिम में वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ पर महिलाओं को कब से वोटिंग राइट मिला, उन्होंने महिलाओं के द्वारा मत वोट के अधिकार को पाने के लिए किस किस तरह से संघर्ष किया गया। और जैसे कि हम लोकतांत्रिक हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उसमें कैसे वोट का मतलब जो हमारा वोटिंग राइट है उसमें वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आया। यदि हम बात करें इसकी कि लोकतांत्रिक हिस्सेदारी की, तो आज के समय में हम जिस तरह से सार्वभौमिक और समान मताधिकार की बात करते हैं और इसके विषय में मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लेकर हम सोचने के लिए आदी हो चुके हैं, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि मताधिकार से अब जो हमारा तात्पर्य है या जो हम आज समझते हैं मताधिकार को लेकर, शुरू के दिनों में ऐसा नहीं था। यदि एक उदाहरण के तौर पर देखें तो पहले पूर्व जो मतलब 19th जो सेंचुरी रही है उस दौरान जो सफ्रेज जो सार्वभौमिक जो मताधिकार था वो केवल जो संपत्तिवान पुरुष थे, मतलब कि पुरुषों में भी जो एलीट क्लास के पुरुष थे उन्हीं को जो है वोटिंग राइट दिया गया था। और अब यदि हम देखें तो 1848 में फ्रांस के द्वारा पुरुषों को मताधिकार दिए जाने से पहले ऐसा कोई भी देश नहीं था जिसमें पुरुषों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था थी। इसके बाद जर्मनी, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इनके द्वारा 1889 में पुरुष मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। और यदि महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो 1900 से पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट डालने की अनुमति थी और इसके अलावा मतलब कि कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अभी हम इसमें यही कि लोकतांत्रिक जो हिस्सेदारी है ये क्या है, इसमें वोटिंग जो राइट है वो जैसे मैं पहले भी बता कि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बन गया। तो यदि हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, रंग का हो या पहचान से संबंधित हो, को राजनीतिक समूह या राष्ट्र राज्य के मामलों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। तो लोकतंत्र में जो हिस्सेदारी का अर्थ है वो पूरे, यदि हम अपना इतिहास को खंगालें तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका भी स्वरूप जो है हर जगह पर अलग अलग रहा। यदि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं जो कि ग्रीक गणराज्य में व्यवस्था रही है, यदि उसका एग्जाम्पल हम एथेंस की बात करते हैं तो एथेंस में भी जो है एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी उसमें जो लोकतंत्र की कार्यशैली है उससे यह पता चलता है कि राष्ट्र और राज्यों पर शासन में नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों और जिम्मेदारियां तो बढ़ चढ़कर होती थी। मतलब सारे लोग मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें पॉलिटिकली जो भी हमारी व्यवस्था रही है, लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये रहा कि ये जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी थी उसमें जनता के एक बड़ा हिस्सा जिन्हें की अनागरिक कहा गया था, ये हम जो बात कर रहे हैं ये ग्रीक व्यवस्था की बात चल रही है अभी कि ग्रीक व्यवस्था में किस तरह से जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी वो किस तरह से थी, तो उसमें जो एक बड़ा हिस्सा था उसे अनागरिक कहा गया था। अब ये अनागरिक वाली जो श्रेणी है इसमें कौन शामिल है, तो इस श्रेणी में जो शामिल रहे वो महिलाएं थी, दास थे और जो है बाहर से आए हुए जो लोग थे उनको जो है इस श्रेणी में शामिल किया गया। और जब हम बात करते हैं राजनीतिक भागीदारी की तो ये जो हमारा पूरा जो प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, चाहे वोट देने का अधिकार हो, अपनी बात रखने का अधिकार हो, तो ये सारे राइट जो हैं ये जो अनागरिक श्रेणी में रहने वाले जो व्यक्ति थे इन लोगों को ये राइट नहीं दिया गया था। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल मतलब यहाँ ये भी था। इसी तरह से जो है अब यदि हम सार्वभौमिक मताधिकार के हम विचार के बारे में बात करें कि किसके द्वारा जो है इस विचार को मतलब रखा गया और पुरजोर समर्थन किया गया, तो सार्वभौमिक मताधिकार का जो रेडिकल विचार है वो 18th सेंचुरी में आ गया था। और इसके 18th सेंचुरी का जो मतलब लास्ट वाला जो पीरियड था उसमें
उसमें जो है बेंथम और जेएस मिल जैसे ये जो इन सिद्धांतकारों के द्वारा इस विचार को विकसित किया गया था। अब हम जैसे कि आज की जो हमारी ये चर्चा है, इस पे हम बात करेंगे फ्रांस की जो हमारा क्रांति रही और उसमें जो महिलाएं थी उनके सवाल को लेकर आज हम बात करेंगे। इससे पूर्व अभी लोकतांत्रिक हिस्सेदारी क्या थी और किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो पूर्व में जो व्यवस्था चल रही थी उसमें किस तरह से एक बड़े वर्ग को जो है इस श्रेणी से हटा दिया गया था। फिर कैसे जो है उस वर्ग ने लगातार अपना मतलब आंदोलन किए, लगातार मतलब अपने आप को भी मतलब वहां तक पहुंचाने की कोशिश की कि उनको ये सभी अधिकार मिले। तो इसकी शुरुआत जैसे कि हमने देखा है कि महिलाओं के द्वारा जब अपने अधिकारों की शुरुआत महिलाओं के द्वारा जब शुरुआत की गई तो राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई। उनके द्वारा जो है वोटिंग राइट की हमें भी तब वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो है जब फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल असेंबली, जो फ्रांस में जो नेशनल असेंबली है उसने अगस्त में 1789 में मानव, जिसे कि मेन करके कहा गया, मेन और नागरिक अधिकारों की घोषणा को अपना लिया और उसमें यह मेंशन किया गया था कि मनुष्य समान अधिकारों की स्वतंत्रताओं के साथ पैदा होता है और इनके साथ ही जीता है। फिर इसी तरह से जो है फ्रांस की क्रांति के दौरान सुविधा संपन्न तबके के विरोध में नागरिकता का एक और नया भी अर्थ सामने आया, क्योंकि यहाँ पर जब फ्रांस में इस तरह की मतलब अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रत्येक वर्ग मतलब अब सजग हो रहा था। तो शुरू में जैसे मैं बता चुकी हूँ कि पहले जो एलीट क्लास के जो मेन होते थे उन्हीं को ये राइट था। फिर धीरे धीरे जो है हमने देखा 1848 में जाकर जो है पुरुषों को जो है मताधिकार दिया गया, सभी पुरुषों को अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद जो है महिलाओं ने भी लगातार जो है संघर्ष करते रहे। जब हम रेनेसा पीरियड कहते हैं तो रेनेसा पीरियड के अनुसार नागरिकता का जो विचार था वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही लागू होता था। मैंडले गुडरीथ, जो कि एक हमारी फेमिनिस्ट हैं, उनका तर्क है कि प्रबोधन काल के कुछ लेखकों का स्त्री के प्रति जो विरोध और ज्यादातर क्रांतिकारी प्रवक्ताओं द्वारा इस विरोध का निष्ठापूर्ण अनुसरण के कारण महिलाएं पूर्ण नागरिकता से दरकिनार हो गई थी। इसका एग्जाम्पल जो उनके द्वारा दिया गया वो रूसो का, जो कि हमारे राजनीति विज्ञान के दार्शनिक हैं। उनकी जो बुक है वो एमिली जो है ये इसे जो है शिक्षा पर लिखा गया बहुत एक मतलब बेहतरीन जो है पुस्तक कहा जाता है। तो एमिली में उनके द्वारा कहा गया है कि महिला और पुरुष एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उनकी परस्पर निर्भरता समान नहीं थी। हम लोग उनके बिना उनसे अच्छी तरह जी सकते हैं, जबकि वे हमारे बिना नहीं। इसलिए महिलाओं की शिक्षा की संपूर्ण योजना पुरुषों को ध्यान में रखकर ही बनाई जानी चाहिए। पुरुषों को खुश रखना या करना, उनके लिए उपयोगी बनना, उनका प्यार और सम्मान जीतना, उन्हें बच्चों जैसे बड़ा करना और बड़ों की तरह उनकी देखभाल करना, उनकी गलतियों को सुधारना और सांत्वना देना, उनकी जिंदगी को खुशहाल और अच्छा बनाना, ये सब युगों से नारियों के कर्तव्य हैं और इसके विषय में उन्होंने बचपन से ही मतलब कि महिलाओं को बचपन से ही इन्हें ये सब चीजें सिखाई पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये जो कथन था ये रूसो का था। आगे जो है यदि इसको हम और समझें तो 1789 में जब क्रांतिकारियों ने पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा में सभी व्यक्तियों के लिए समानता की बात उठाई, तब महिलाओं, जिन्हें पुरुषों के साथ निर्भरता के संबंध के रूप में देखा जाता था, को कोई उन्हें मतलब किसी भी तरह का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। जिन महिलाओं ने क्रांति के शुरुआती दौर में भाग लिया, पहले के वर्षों में उन्होंने राज्य से अपनी स्त्री सुलभ चिंताओं जैसे शिक्षा पर और महिलाओं के लिए दहेज की सुरक्षा, परिवार की शुचिता का बचाव और अवैध बच्चों के मुद्दे और उनके पिता का नाम बताने का अधिकार इत्यादि विषयों पर बार बार दरख्वास्तें की थी। वे भी अब स्वयं मतलब वो महिलाएं जिन्होंने मतलब कि बिल्कुल जो फ्रांसीसी जो क्रांति थी उस समय जो है मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ऊपर से मतलब उसी दौरान महिलाओं के जो विभिन्न मुद्दे थे उन पर अपनी बात रखी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो
अब जो है लगभग सभी पुरुषों को जो है अधिकार दिया जाने लगा है, लेकिन अभी भी जो है महिलाओं को इस पूरी प्रोसेस से बाहर रखा गया है। तो इसी के 1789 में महिला समूहों और धार्मिक समुदायों ने जो है इसको लेकर, ये जो प्रोसेस था इस पर जो है अपनी निराशा व्यक्त की थी। जब पुरुष घरेलू नौकरों को थे, उनको भी 1791 में नागरिक अधिकार प्रदान किए गए, तब भी महिलाओं ने नागरिकता से वंचना का दर्द महसूस किया। ओलंपी द ट्राउज, इन्होंने महिलाओं के अधिकारों का वैकल्पिक घोषणा पत्र, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उन्होंने जारी की। इसमें मेंशन था कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से जन्मी हैं और उनके अधिकार पुरुष अधिकारों के समान हैं। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए। सभी नागरिकों, पुरुष हो या स्त्री, इसे बनाने में हिस्सेदारी होनी चाहिए। महिलाओं को फांसी के तख्ते पर जाने का अधिकार है, तो उन्हें संसद में भी जाने का अधिकार होना चाहिए। फिर इसी तरह इनकी जो लगातार जो मांग थी वोट को लेकर, वो पुरजोर होती रही। उसमें इसके बाद 1870 में जब फ्रांस में पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार मिला, तब से ही फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। अब ये जो उनका संघर्ष था वो और ज्यादा तीव्र गति से हो रहा था। मैडम बारब्रोच ने कहा कि जब संविधान के द्वारा व्यवस्था दी गई है कि सभी फ्रांसवासियों को मताधिकार प्राप्त है, तब इसके मुताबिक महिलाएं कानूनी रूप से उन्हें कानूनी रूप से वो वोट की हकदार हैं। जबकि कोर्ट ने कहा, यानी कि एक शब्द है टॉट फ्रांसिस करके, ये ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है कि सभी फ्रांसवासियों में महिलाएं शामिल नहीं हैं। जबकि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि फ्रांसीसियों में महिलाएं शामिल नहीं हैं। उसके बाद जहां पर प्रत्येक संसदीय सुधार एक्ट ने बहुत अधिक से अधिक पुरुषों के लिए मताधिकार का विस्तार किया, वहां महिलाओं को 1918 में भी संपत्ति के आधार पर सीमित अधिकार दिया गया। तो पूर्व में जिस तरह से पहले कि जहां पर हमने देखा है कि हर जगह जैसे पुरुषों को भी अगर राइट दिया गया, तो पहले जो है एलीट जो मेन रहे उनको ये राइट दिया गया। फिर धीरे धीरे करके जो है ये सार्वभौमिक मताधिकार में कि जो पुरुषों को दिया गया, फिर इसके आधार पर ही ऐसे सेम इसी तरह से जो है 1918 में महिलाओं को दिया गया। और 1928 के लगभग एक शताब्दी के संघर्ष के बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिले थे। इस तरह से जो है वहां पर लगातार जो है फ्रांस में महिलाओं के द्वारा संघर्ष किया गया इक्वल राइट के लिए। इसके बाद हम अगली जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम इंग्लैंड में जो मताधिकार को लेकर आंदोलन रहा, नारीवादी सोच का उद्भव भी जहां से कहा जाता है, तो अगली जो हमारी सीरीज होगी उसमें हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से महिलाओं के द्वारा जो है अपने इंग्लैंड में अपने मताधिकार के लिए आंदोलन किया गया। धन्यवाद।